हरियाणा विधानसभा चुनाव और इस समय मैं मौजूद हूं रेवाड़ी में। ये रेवाड़ी की जनता यहां पर हमारे साथ मौजूद है, पूरी तरीके से उत्साहित है, अपने सवालों को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि यहां पर मंच पर जो नेता हैं उन्हीं से इन्हें सवाल पूछने हैं। उन सवाल जवाब का सिलसिला तो शुरू करेंगे, आपको नेताओं से मिलवाऊंगी भी, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन में इस्तीफा देने वाले हैं और जैसे ही ये खबर आई, हलचल हरियाणा में तेज हो गई कि साहब अभी तक जो चुनावी विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि हरियाणा की लड़ाई तो आर पार की बीजेपी और कांग्रेस के बीच, अब जबकि आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकेगी, तो फिर क्या होगा? केजरीवाल 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे, या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी बेअसर रहने वाली है? इन तमाम सवालों को लेकर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आज जो ताजा बयानबाजी सामने आ रही है और वो जो नेताओं में सीएम की कुर्सी को लेकर लड्डू फूटने वाले बयान उनके बार बार बाहर आते हैं, जरा वो सुनते हुए शो की शुरुआत करते हैं। सब जगह असर पड़ेगा, पूरे देश में असर पड़ेगा। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में कैंपेन रोल आउट करेंगे और पूरी ताकत से हरियाणा का चुनाव इस बार लड़ेंगे। उनकी इच्छा है, कोई भी जो मर्जी इस्तीफा दे, बहुत सारे देते हैं नहीं देते हैं। तो कांग्रेस के लोगों ने फैसला कर रखा है, हरियाणा के लोगों ने छत्तीसगढ़ का एक फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। उन लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। क्या तो कोई भी रख सकता है, अनिल विज जी को सीएम बनना ही था, तो जब बीजेपी की 2 बार सत्ता आई और उनके पास अब सत्ता उस समय बन जाना चाहिए। तो नेताओं के दावे आपने सुन लिए ना, आइए जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान इस समय जो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ वंदना पोपली जी, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रेवाड़ी की बीजेपी की। जोरदार तालियां वंदना पोपली जी के लिए। हमारे साथ इस समय वेद प्रकाश यादव जी हैं, कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, यादव लगाना पसंद नहीं करते हैं, अपने नाम में वेद प्रकाश विद्रोही के नाम से ही अपनी पहचान बताते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर मंच पर मौजूद हैं। रजवंत जहिनवाल आईएनएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन सिंह जी भी यहां पर मंच पर हमारे साथ मौजूद, और साथ ही रेवाड़ी की जनता जो अपने सवालों के साथ तैयार है ना, हाँ या ना? तैयारी पूरी है रेवाड़ी की जनता की। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है 2 दिन में इस्तीफा दे रहे हैं, और इसके बाद तो हर किसी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि चुनाव की कमान संभालने आ रहे हैं। हरियाणा में गलती कर दी कांग्रेस ने साथ ना लेकर। रोमान्य जी, आपको, बहन वंदना जी को, रजन जी को और मदन जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, केजरीवाल ने कोई गलती नहीं की है, ना हमने कोई गलती की है। नैतिकता का तकाजा था, उनको त्याग पत्र देना चाहिए। मैंने तो 2 दिन पहले ही ट्वीट किया था। अरे जनाब, मैं तो गठबंधन को लेकर बात कर रही हूँ, इंडिया गठबंधन, लोकसभा में तो बात कर ली आप लोगों ने। मैंने कहा इस्तीफा देकर अब आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रचार की कमान संभालेंगे, कांग्रेस को नुकसान होगा? जी नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, वो कोई भी चुनाव लड़े, 90 सीटों पर लड़े, गठबंधन करे ना। वोट किसका काटेंगे? वोट किसी का नहीं काटना, वो तो थोड़ी मोड़ी जो वोट कटती है वो दोनों तरफ ही कटती है। पर मेरे हिसाब से जैसा मैं हरियाणा को समझता और जानता हूँ, कोई बहुत विशेष असर नहीं पड़ने वाला। लो, केजरीवाल बेअसर हो गए, आपके नेता का कोई असर ही नहीं रहेगा, कांग्रेस ये कह रही है। नहीं जी, केजरीवाल जी का बहुत ज्यादा असर है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी जब आ रहे हैं तो जो दूसरी जो पार्टीज हैं और दूसरे जो साथी हैं, उनको सब वो डरे हुए हैं केजरीवाल जी से। कांग्रेस ने गलती कर दी? कहाँ कांग्रेस से गलती हुई कि नहीं हुई है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो हाई लेवल की बातें थी, और कांग्रेस ने क्या सोचा है, आम आदमी ने क्या सोचा, हाई लेवल पर था, हाई लेवल पर था इसका, तो इसका हम किसी की गलती नहीं बता सकते। हो सकता है सिचुएशन इनकी क्या थी, सिचुएशन के मुताबिक इनका काम हुआ है, तो सिचुएशन उस टाइम क्या थी वही तो वंदना जी, बीजेपी खुश है केजरीवाल की एंट्री? मतलब केजरीवाल की एंट्री का मतलब मैं उनका स्वागत करती हूँ। वो आए, हरियाणा में आए और आके यहाँ पे जवाब दे दे। अपने आप को कहते हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, कम से कम एसवाइएल पे जवाब दे दें
कि एसवाल का पानी पंजाब से क्यों रोका हुआ है। ये भी बता दें ऐसा क्यों है कि दिल्ली में भी जब भी धुआं लगता है पराली का, वो हरियाणा से लगता था, पहले हरियाणा पंजाब से लगता था, बाद में पंजाब में इनकी सरकार आ गई तो हरियाणा से लगने लग गया। तो ये सारे जवाब जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को देने पड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जी उधर दिल्ली में, इधर पंजाब में और हरियाणा में भी हमारी सरकार बना दो, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हम चला लेंगे। नहीं, जहाँ पे सरकार बनाई है वहाँ पर क्या हाल चल रहा है, एक बार कोई पूछ के तो देखे कि दिल्ली में किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, पंजाब में किस प्रकार उड़ता पंजाब नशे का कारोबार जिस प्रकार से वहाँ पर बढ़ रहा है, किस प्रकार वहाँ पर भ्रष्टाचार है, किस प्रकार वहाँ के लोग जो तंग परेशान है। ये केवल और केवल हवाई बातें करते हैं, बाकी इस प्रकार की कोई हवा नहीं है। हरियाणा में तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का कुछ है ही नहीं मामला यहाँ पर हरियाणा में। वैसे देखो ना, इंडिया गठबंधन में भी आपको एक सीट मिली थी, वो तो निकाल नहीं पाया। गठबंधन में हमने बहुत कोशिश की थी, ऐसा कुछ नहीं, ये जनता जनार्दन का मैंडेट था जो हमने स्वीकार किया था। और दूसरी बात यह है कि हमारा जनार्दन इंडिया में क्या है या हरियाणा के अंदर क्या है, वो आने वाले विधानसभा बताएगी, और आने वाले विधानसभा में जनता बताएगी आम आदमी पार्टी कितनी वैलिड है और कितनी नहीं इसके अंदर। दूसरा रह बात है सलवाई का पानी का, जब पंजाब में भी टारगेट क्या लेकर चल रहे हो आप, किंग मेकर या किंग? हम किंग मेकर नहीं चल रहे, हम किंग बनेंगे। आम आदमी पार्टी कभी भी आपने देखा होगा कि पंजाब में भी कहीं भी सर्वे में नहीं आई थी, और आम आदमी पार्टी कभी दिल्ली में सर्वे नहीं आई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो किंग बन के निकली थी। तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये 2014 से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सर्वे की बात कर रहे हैं, ये कहीं नोटा से ऊपर उठ के नहीं आए। पिछली बार तो सब सीटों पर जमानतें जब्त हो गई। मैं कह रहा हूँ नोटों से ऊपर उठ के नहीं आए, ये कहाँ पे सरकार बना रहे हैं, इस प्रकार की बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। ठीक है, हाँ जी। मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि केजरीवाल किंग बनेंगे, तो किंग ये सिर्फ तिहाड़ जेल के बनेंगे। इनके पूरी की पूरी जो सारे मिनिस्टर है तिहाड़ जेल में दिखाई देते थे, वो हम सब ने देखा। और ये भी समझ लीजिए कि इनके बस की कुछ नहीं है। पंजाब में गए, वहां पे इनके पास सैलरी के पैसे नहीं थे, किस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट किया, किस प्रकार से ये जो लोगों के पैसे हैं वो लूट कर खा गए। शराब पर इनके पास जवाब नहीं है और इनको अब जवाब देना पड़ेगा और बार बार जवाब देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव का मिजाज है क्या यहाँ पर मामला आर पार का बीजेपी कांग्रेस का बन रहा है, नहीं बन रहा है, या जिस तरीके से केजरीवाल भी पूरी की पूरी ताकत लगाएंगे, ये आईएनएलडी वाले खड़े हुए हैं, इन्होंने भी जबरदस्त गठबंधन कर रखा है, उधर जेजेपी ने भी गठबंधन कर रखा है। रोमाना जी, हरियाणा की जनता अपना संकेत लोकसभा चुनाव में दे चुकी है, और मोदी जी की जितनी ताकत लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने की थी वो बटोरी जा चुकी है। अब हरियाणा की जनता कांग्रेस को अपार बहुमत देगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और कांग्रेस ही उनका हित कर सकती है, कांग्रेस ही उनकी लड़ाई लड़ सकती है। अब जैसे आपने इनेलो का नाम लिया, आपने शायद कल वीडियो नहीं देखा होगा, इन्होंने क्या कहा है हलोपा के श्री गोपाल कांडा ने, कि हम तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, भाजपा को समर्थन देंगे, उससे ये गठबंधन कर रहे हैं। तो इससे हमारी एक बात और सिद्ध हो गई कि इनेलो बसपा का जो गठबंधन है वो भाजपा की बी टीम है। बी टीम? आपका गठबंधन बीजेपी की बी टीम है। पिछली बार भतीजा, इस बार चाचा साथ आ जाएगा। नहीं, बी टीम के बारे में तो ये बताएं कि किस प्रकार जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार राज्यसभा की सीट थाली में परोस कर दे दी। ये बड़े दल होने की बात करते थे, इनके नंबर कहा था इनके पास? नंबर, एक मिनट, जब ये कह सकते हैं बड़ा दल होने के नाते उम्मीदवार तो उतार सकते थे, इन्होंने तो थाली में परोस कर दे दी, उम्मीदवार तक नहीं उतारा। डरे हुए तो ये है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो ये है। आपने देखा होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का समय आया, केवल और केवल शेर और शायरी में इन्होंने अपना समय बिता दिया। इसके अलावा इन्होंने हरियाणा की जनता की कभी सोची नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैं और मेरे बेटे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये किस प्रकार से अपने आप को बचाने का काम करते हैं, ईडी और सीबीआई से अपने आप को बचाने के लिए केवल और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं, उसके अलावा कार्रवाई कुछ नहीं। जल्दी से जवाब दे दीजिए विद्रोही जी, उसके बाद जनता के पास आ रही हूँ। आप लोगों के सवाल है ना? आपकी अनुमति तो मैं वीडियो सुना दूं उनका। नहीं, आप बता दीजिए। तो ये कह रहे हैं राज्यसभा में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, वो ये कह रहे हैं इमेच्योर लोग हैं, इनकी क्षेत्रीय पार्टी के हैं। आप पूरे देश को कवर करती है, मुझे एक राज्य बता दो नंबर जिनके पास होते हैं, और उपचुनाव में कोई भी दल उम्मीदवार उतारता हो, कोई नहीं उतारता। जर्नल में, अरे वो जर्नल चुनाव था। अब फिर मैं कह रहा हूँ यही तो चीज बताओ ना, दीपेंद्र हुड्डा जब कैसे बना था, यही तो चीज है। एक चीज और दूसरी, जब आर के आनंद जब बना में आ जाइए, आर के आनंद जब इनके पास, जब राज्यसभा के लिए आर के आनंद को जब श्रीमती सोनिया गांधी ने सामूहिक उम्मीदवार घोषित कराया, तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेन और स्याही का गंदा खेल खेला और उन्होंने भारतीय जनता तो मतलब आपने हथियार डाल दिए थे, मिली भगत वो कह रहे हैं। मैडम, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं, हरियाणा के एक जिले से बाहर कुछ है नहीं, वो लंबी चौड़ी हाँकते हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उपचुनाव में कोई भी दल लड़ते हैं क्या चुनाव? मैं तो जनता के पास जा रही हूँ। सबसे बड़ी ज्ञानी चुनाव की जनता है, जनता जनार्दन है और सवालों के साथ तैयार है। किसके लिए सवाल है आपका? मेरा भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए है।
कि आज भी हम अपनी बेसिक एमिनिटीज के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमें बिजली दे दो, पानी दे दो, रोड सीवर दे दो। बुरा हाल है, सड़क बिजली पानी बुरा हाल है मैम, बहुत बुरा हाल है। और आज भी देश को 78 ईयर्स आज़ाद होने के बाद हम लड़ाई क्या लड़ रहे हैं कि भाई अच्छी रोड दे दो, नाली दे दो, सीवर दे दो, स्कूल दे दो, अस्पताल दे दो। लेकिन इतने साल राज करने के बाद भी इनको तो वोट मांगने का हक ही नहीं। ठीक है, मैं पूछती हूँ और किसका सवाल है? जी 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 पूछिए। मैं पूछता हूँ, आज से 10 साल पहले क्या हाल था? आज 24 घंटा लाइट। सवाल किससे? आम पार्टी से, कांग्रेस से। क्या अब ये कहते हैं कि क्या किया है? कांग्रेस से तो बात करवाओ। 10 साल पहले क्या था? बीजेपी समर्थक हो? हाँ, बीजेपी समर्थक। हाँ जी। बैटिंग आपको नहीं करनी, वंदना जी वहाँ पर है, वो बैटिंग कर देंगी। सवाल पूछो जी, सवाल। बैटिंग नहीं करनी यहाँ से। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार और रेवाड़ी में पिछले काफी वर्षों से जो कांग्रेस से कैप्टन अजय सिंह यादव रहे हैं, एक रेवाड़ी में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक शौचालय तक इन्होंने अब तक नहीं दिया। ये रेवाड़ी को क्या आगे क्या देंगे? आप लोगों ने तो खराब करके रख दिया यहाँ पर हरियाणा, रेवाड़ी की हालत। पहले आप जवाब दो। सरकार में हो ना पिछले 10 साल से? बिल्कुल सरकार में। शिकायतें क्यों हैं? देखिए, शिकायतें कौन कर रहे हैं हम सबको समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज सबसे पहले कौन कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा, हमारा दर्शक नहीं समझ रहा, बताइए ना। दिख रहा है सामने कौन बैठे हैं और किस पार्टी से आए हुए हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए, ये शिकायतें थी 2019 में, ये सीट निकल गई थी ना आपके हाथ से, कांग्रेस के खाते में चली गई थी। जो बिजली पानी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पानी की अगर बात कर ले, शौचालयों की बात कर ले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुहिम उठाई थी शौचालय को लेकर। आप ये बताइए, 40% महिलाओं के साथ अपराध तब होता था जब वो खुले में शौच में जाती थी। कभी किसी प्रधानमंत्री ने सोचा था कि ऐसे शौचालय भी बनने चाहिए महिलाओं के लिए? वो किसने मुहिम चलाई? वो हमने मुहिम चलाई। लेकिन अगर इतना काम किया तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी क्यों? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं, जब प्रमोशन होती है तो उसको बदलना नहीं कहा जाता। हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है और मुझे लगता है प्रमोशन को बदलना नहीं कहा जाता है, हटाया जाता है। कांग्रेस ने किस प्रकार से इनके प्रदेश अध्यक्ष बार बार हटाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद है, ये रेवाड़ी है और रेवाड़ी मतलब अहिर वालों की भूमि। और यहाँ पर राव इंद्रजीत, वो भी तो बीजेपी के नेता हैं, वो तो बड़े समय से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। वंदना जी, उन्हें आज तक प्रमोशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब उनके समर्थक जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। इसका जवाब दीजिएगा, किससे सवाल है? जी मैडम, माइक मेरे पास रहे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। आज कंपनियां हमारे यहाँ पर हैं। डेली वेजेस एक्ट की बात करें, 10,400 है, ठेकेदार 7 या 8,000 देते हैं। 10 साल कांग्रेस का रहा, 10 साल भाजपा का रहा। मेरा मजदूर लुट गया, कहाँ गया? उसके लिए क्या सिक्योरिटी है? मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं सवाल का जवाब लेती हूँ। मेरा बीजेपी की जिला अध्यक्ष से सवाल है, अगर वंदना पोपली जी अगर अपने घर से कोई सामान लेने के मार्केट में जाए तो मेरे को ये बता दे वो शौचालय में टॉयलेट कहाँ करने जाएगी? एक शौचालय हमें बताया जाए। और रेवाड़ी शहर दुर्दशा के आंसू बहा रहा है, हर चौक से आंसू बहाए जा रहे हैं। इनके विकास की ढोल की पोल इसे ऊपर वाले ने खोल दी। आप जाके देखो, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। ये हवाई बातें कर रही हैं। हवाई बातें क्या? ये सब कुछ इनकी हवा भी निकल जाएगी। ये जनता इनकी हवा निकाल देगी इस बार। वंदना जी, बीजेपी की हवा निकलने वाली है क्या? जवाब दीजिएगा। मेरा बीजेपी और कांग्रेस से सवाल है, ये शिक्षा और चिकित्सा की बात करते हैं। शिक्षा के नाम पर एक भी ढंग का कॉलेज सुचारू रूप से चल नहीं रहा। किसी न किसी बिल्डिंग में 4 कमरों में दूसरे कॉलेज चल रहे हैं। और चिकित्सा की बात करते हैं, साबी पुलिया पे सारे गंदा पानी इकट्ठा है, धारोड़ा में गंदा पानी इकट्ठा है, जहाँ कैंसर दे रहे हैं ना कि चिकित्सा दे रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ, बहुत सारे सवाल हो गए, फिर दोबारा मैं नीचे आऊंगी। जल्दी से तैयार है ना आप? विद्रोही जी, आपसे भी बहुत शिकायतें हैं यहाँ पर लोगों को। वंदना जी से तो है ही ढेरों शिकायतें। हाँ जी मैडम, असत्य बोलने की हद होती है। जमीनी धरातल की वास्तविकता ये है कि अहिरवाल रेवाड़ी लंदन कहलाता है और पिछले 10 वर्षों से यहाँ पानी की राशनिंग होती है। 15 दिन पानी आता है, 15 दिन नहीं आता। लंदन में ये हाल है। और जहाँ तक स्कूल कॉलेज की बात है, कौन कहता है सर लंदन फिर इस हालत में? ना है, अहिरों का गढ़ है, इसलिए इसे लंदन कहा जाता है इस क्षेत्र के अंदर। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाई कांग्रेस ने। हमने एक वो केंद्रीय विद्यालय बनाया, हमने PHCs बनाई, रेवाड़ी का अस्पताल बनवाया। और रेवाड़ी के अंदर जितनी भी आज सुविधाएं मौजूद है, जो आज हैं, वो सारी की सारी कांग्रेस की देन है। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, आप लोग 10 साल से राज्य की सत्ता में होने बावजूद इसके नीचे से जो सवाल आ रहे हैं, वो जितनी शिकायतें उन्हें बीजेपी से हैं, उतनी कांग्रेस से क्यों है? मैडम, आप तो बड़ी समझदार हैं। ऐसे सवाल प्रायोजित होते हैं, कारण कि विपक्ष
दो दल 10 साल से विपक्ष में रहा हो और हमने कुछ गलतियां की होंगी तभी तो हमने दंडित किया था, उस विपक्ष से सवाल पूछा जाए जो 10 साल से विपक्ष में है और भाजपा को बेल आउट किया जाए। इसका मतलब वो तो दोनों से पूछ रहे हैं, तो मतलब इनकी तरफ भी सवाल प्रायोजित हो गया, बीजेपी के लिए भी सवाल प्रायोजित हो गया। रहा हूं ना मैं, आपने शिक्षा का सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। पानी का आपने पूछा, बिजली की सुन लो। बिजली के 5 थर्मल प्लांट और 1 न्यूक्लियर प्लांट कांग्रेस ने लगाया था। अगर भाजपा ने 1 न्यूक्लियर प्लांट क्या 1 यूनिट बिजली उत्पादित की हो तो मुझे बता दें। बता दो जी, बता दो, जवाब दो। देखिए, अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि विपक्ष से सवाल ना पूछा जाए। एक सेकंड मैं जवाब दे देती हूँ। आप मुझे इतना बता दीजिए, उस विपक्ष से ये क्यों सवाल ना पूछा जाए कि जो एक पूरा का पूरा परिवार 50 सालों तक रेवाड़ी में राज करता है और उसके बाद स्कूल कॉलेजेस के लिए बोलता है कि भाजपा ने क्या किया। जब पानी की ये 50 साल की बात आ गई तो 50 साल से भाजपा के नेता राव इंद्रजीत का भी राज है। अगर ये परिवारवाद की बात कर रही है तो ठीक है, परिवारवाद नहीं, परिवारवाद की अगर ठीक है विद्रोही जी, परिवारवाद की अगर बात करेंगी तो बात तो सही है ना। पहले राव इंद्रजीत जी इधर थे कांग्रेस में, पलट कर आपके यहाँ आ गए, आपने भी उतना ही मान सम्मान दिया उनको, है। एक सेकंड, 1 मिनट, अब प्लीज अपनी जगह पर रहिए, अपनी जगह पर रहिए। हाँ जी, बंद। नहीं आपके नहीं, मैं आप सत्यवादी हरीशचंद्र नहीं है वेद प्रकाश विद्रोही जी। आप जहाँ तक राव इंद्रजीत की बात कर रहे हैं, वो एमपी हैं, एमपी के तौर पे उन्होंने जितने काम कराए, एम्स जैसा प्रोजेक्ट लेकर आना कोई छोटी बात नहीं थी। और एमएलए रहे 5 साल तक, मुझे ये बता दीजिए, एमएलए 50 साल तक यहाँ पर रहे, कैप्टन परिवार, उन्होंने क्या किया उसका जवाब दे दें। अरे तुम्हारे झूठ कहने से कुछ नहीं होगा। एम्स नहीं आए क्या? प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया, द्वारका एक्सप्रेस बना। लोग कह रहे हैं इस बार बीजेपी की हवा नहीं है, बीजेपी की हवा नहीं है। मुझे लगता है कि हवा में तो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन आंधी जरूर है हमारी, और फिर से हमारी सरकार बनने वाली है। बीजेपी की आंधी है। मजदूरों को लेकर एक और सवाल था, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए। वो भाई साहब पूछ रहे हैं कि मजदूरों के लिए क्या किया। मेरी बात सुनिए, अगर कोरोना के समय में मजदूरों का जिसने ख्याल किया हमने किया। हमें याद है केजरीवाल ने कैसे दिल्ली से सारे मजदूर बाहर निकाल दिए थे, वो सभी भूले नहीं है जो उन्होंने बुरा हाल किया था। ये तो हरियाणा की सरकार है, उनको भोजन भी प्रोवाइड कराया, उनको जो वेजेस है वो भी प्रोवाइड कराए। हमने एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकालने का काम किया। मैं जरा ये जानना चाहती हूँ, आ रही हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस बार हरियाणा चुनाव में आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? हमारे जो हरियाणा का है, आज की जो सरकार है वो हर मुद्दे पे फेल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बताता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जो बीजेपी की जो सरकार है उसने हरियाणा की एजुकेशन का सारा का सत्यानाश कर दिया। शिक्षा का है और रोजगार का है। रोजगार में हर तीसरे घर में देख लीजिए सारे बेरोजगार है, सारे बेरोजगार है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी निश्चित तौर पर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बाद किसान कमेरे की जो बात करने वाले थे, आज ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं। कल आपने देखा कोई प्रधानमंत्री जी आए, सबसे पहले उन्होंने कहाँ का जिक्र किया, बोला साउथ में जाके बोला वहां पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हरियाणा में की बात करें, 750 किसान यहाँ पर आत्महत्या कर गए। 750 किसानों ने शहादत दे दी, उनके बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया उन्होंने, और उनको साउथ का देखता है। तो ये हरियाणा में आकर हरियाणा की बात नहीं करते, तो इनकी चीज रही बेरोजगारी की बात इतनी है कि युवा का एक मुद्दे पर बात कर लें अब, क्योंकि आपने किसानों की बात कर ली, तो पहले जरा सा एक बार किसानों पर बात कर लें। किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। मैडम, जब किसानों ने आंदोलन किया था तो बीजेपी ने उनको आतंकवादी बताया था। क्यों किसान आतंकवादी थे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं। ठीक है, किसान अगर नहीं थे तो इन्होंने काले कानून वापस क्यों लिए? एक बार इनसे पूछ के देखो। अगर मैंने ये बार ये कही है कि अगर वो आतंकवादी थे, अगर वो पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे, तो आपने उनकी मांग को क्यों माना? मैडम, किसानों के लिए झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं हमने 24 फसलों के एमएसपी दे दिए। 10 फसलों की इन्होंने घोषणा की है जुलाई में, 14 फसलों, जिसमें जूट की फसल, नारियल की फसल हरियाणा में, और मलदादी की फसल हरियाणा में होती ही नहीं। और जो 14 फसलों की खरीद की बात करते हैं, ये लोग बैठे हैं, 4 फसलों के अलावा कोई खरीद नहीं होती, झूठी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने 2000 रुपए, 6000 रुपए वार्षिक वो सम्मान निधि, पर उसके मुकाबले में ये भूल गए कि आपने खेती के ऊपर 20,000 रुपए प्रति एकड़ उनकी जेब से निकाल लिया, लागत बढ़ाकर, जीएसटी लगाकर, आपने डीजल के भाव बढ़ाकर, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ाकर। तो आप बताइए। और प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी झूठ और बोल गए, एक और बड़ी झूठ बोल गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर घर को 80,000 रुपए प्रति साल इनकी सरकार दे रही है। भाई, आपको मिल रहा 80,000 रुपए पर साल,
इतनी बड़ी झूठ जब देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो आप सहज अनुमान पहले जरा किसानों पर बात कर लें, किसानों पर बात कर लें, उसके बाद वंदना जी आप जवाब दीजिएगा किसानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर। किसानों का मुद्दा बड़ा है मैडम, हरियाणा में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं दक्षिणी हरियाणा में क्या किसान नहीं है। दक्षिणी हरियाणा की आर्थिक परिस्थिति अलग है, क्योंकि गुड़गांव रेवाड़ी इतना बड़ा रेवेन्यू स्टेट है जो हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, मगर सबसे कम विकास कार्य इसी क्षेत्र में होते हैं। कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी एक सरकार का पक्ष नहीं रहा, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, दोनों ने दक्षिणी हरियाणा को लूटने का काम किया और यहाँ के पैसों से सारे और इलाकों में विकास किया। जब रेवेन्यू यहाँ सबसे ज्यादा आता है तो विकास यहाँ सबसे ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। एक सवाल और है मैडम मेरा। एक मिनट पहले किसानों पर, किसानों का मुद्दा। बीजेपी से किसानों के मुद्दे पे सवाल है कि आज तक 2023 का बाजरा भावांतर का पैसा नहीं आया है 50% लोगों के। अच्छा, बाजरा भावांतर का 50% लोगों का पैसा नहीं आया अभी तक। ये जवाब दे दे कब तक। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया, उन्होंने तो 24 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी, कहीं देश में ऐसा नहीं है। हवा हवाई है जी जनाब, किसी के कोई पैसे नहीं आए हैं। किसानों पर और किसी को कुछ कहना है, जल्दी से हाथ खड़ा किए जा रहे। किसान है आप, किसान है। बीजेपी से मेरा सवाल है कि किसानों के आय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2016 में घोषणा की थी 24 में दोगुनी हो जाएगी, 22 में, आज 24 आ गया, दोगुनी की बजाय खर्चा दोगुना हो गया, लेकिन आय दोगुनी नहीं हो पाई। तो वो कहते हैं ना कृषि कानून आप लोगों ने विरोध कर दिया, अच्छे कृषि कानून थे, आने देते तो बढ़ जाते। बिल्कुल गलत थे और 13 महीने तक किसान बैठे रहे, उन्हें मांगा, फिर भी कहा था आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी नहीं हो पाई। और तो और क्या, एमएसपी का पैसा अभी भावांतर का पीछे पड़ा बकाया 2022 का, अभी वो नहीं आया। 2022 का नहीं आया? जी 2022 का। बीमा कंपनी जो लेके आए थे उनका पैसा बकाया पड़ा है 19 तक का, जो आज तक नहीं आया। वंदना जी, ये तो बड़ी शिकायतें यहाँ पर मिल रही हैं, ये तो बहुत बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। आपका किससे सवाल है? किसानों पर अभी बात रखिए। किसानों पर क्या कहना है जी? आप तो आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता है आप तो। विरोधी है बीजेपी, किसान विरोधी। आम आदमी पार्टी के नेता है, नारा लगा दिया उन्होंने, बीजेपी किसान विरोधी है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो किसान नेता बैठे हुए थे और कुछ किसान, आप रख चुके हैं अपनी बात, सब लोग 1000 रुपए मिल रहे हैं, वो सभी पार्टी के बंदों को मिल रहा है, वो 6000 भी मोदी जी ने दिलाए हैं। तो बाकी लोग ढोंग कर रहे हैं, मतलब आइए आगे आइए, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसानों की हितैषी है? हितैषी है मैम, ये 6000 जो मिल रहा है ये सभी को मिल रहा है, ना कि एक बीजेपी। तो ये विरोध क्यों? माइक यहाँ है, आवाज यहाँ से जाएगी, फिर ये इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैम ये विरोध ढोंग है, ये ढोंगी है सारे। मोदी जी ने सभी के अपने किसानों के हित में 6000 रुपए किए हैं और सभी को मिल रहे हैं। मैं जवाब लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी 6000 मिल रहा जी, एक घर में 3 आदमी को। ये देखिए ये बीएसपी के हैं, लेकिन फिर भी ये बताने इंडिया नेशनल गेम मिल रहा है। हाँ, मेरा क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट से है, किसानों की आय तो नहीं बढ़ी मगर उपकरण महंगे हो गए, टैक्स बढ़ गया, फर्टिलाइजर महंगा हो गया, 6000 तो बढ़ गए मगर किसानों की लागत बढ़ गई, आमदनी नहीं बढ़ी, किसान से रिलेटेड है बिल्कुल, फिर तो लेना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा में किसान नहीं है क्या? आपने एक भी आंदोलन देखा दक्षिण हरियाणा में? एक पंजाब में आप आम आदमी की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी ने, मैं ये कह रहा हूँ पंजाब में आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने इन किसानों को सपोर्ट किया, पार्टी ने सपोर्ट किया, जबकि किसान क्या दक्षिण हरियाणा में नहीं है। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। मैं ये आ रही हूँ, अरे वंदना जी को जवाब तो देने दीजिए। आप लोगों ने इतने तीर चला दिए, यहाँ से सबने तीर, वहाँ से इतने मिसाइल आ गए, अब जवाब तो देने दीजिए उस अकेली महिला को, जवाब दीजिए। देखिए, अकेली महिला नहीं हूँ, आप अच्छे से समझते हैं, महिला सशक्तिकरण में भी बहुत मजबूत है हम लोग। और एक चीज कहना चाहूंगी कि कम से कम मेरी बात का जवाब जरूर देने दी जाए। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है एमएसपी की। मुझे इतना बता दें, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर नुमाइंदे खड़े हैं और कांग्रेस के खड़े हैं कि इनकी जहाँ पर सरकार है वहाँ पर एमएसपी में कितनी फसलें मिल रही हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, राजस्थान या रेवाड़ी से टच करता हुआ है, और राजस्थान से जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तो 1200 में बाजरा पिटा करता था और यहाँ पर 2450 उस समय मिलता था, और वहां से बाजरा यहाँ पर बिकने के लिए आता था। उसका जवाब दे दें। और कह रहे पैसे ही नहीं आ रहे, अभी 2022 का वो कह रहे हैं अभी तक नहीं पैसे आए। देखिए, एक एक पैसा जो है इनके खाते में पहुंच चुका है, वो हम हाथों में ऐसे नहीं देते जैसे इनकी सरकार दिया करती थी। इनकी सरकारों में इनके अपने कांग्रेसी पार्षद, अपने इनके कांग्रेसी नेता हाथों में दिया। वंदना जी मुझे एक बात बताइए, क्या इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा अहम रहने वाला है? बीजेपी को भारी पड़ सकता है?
नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इस मुद्दा जो है विपक्षी पार्टी उठा रही है, लेकिन किसानों को पता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अपने पैरों नीचे दबाए रखे वो कांग्रेस थी। अगर किसानों का नुकसान किया तो वो कांग्रेस ने किया। हुड्डा जी ने खुद बिकवा दिए, जीजा जी के पास भिजवा दिए इन्होंने। और जो मुआवजे की रकम आया करती थी, 2-2, 3-3 रुपए के चेक आया करते थे, क्या गमले में गोभी उगाते थे क्या, जिसके मुआवजे की रकम 2-2, 3-3 रुपए आया करती थी? आपने तो हद ही कर दी थी, 2-2, 3-3 रुपए मुआवजे की रकम। जब इनको किसान होल्डिंग की जानकारी नहीं है, 2-2, 3-3 रुपए इनके राज में भी 2016 तक आए थे। जो सम्मिलित होल्डिंग होती है किसानों की, मान लो उसके 100 आदमियों की नाम है, वो अभी किसान नाखुश है बीजेपी सरकार से? नाखुश, मैंने आपको बताया ना, 20,000 रुपए उनकी जेब से काट लिए और 6,000 रुपए दे रहे हो आप, तो किसान। आप ये जो गुणा भाग मुझे बता रहे हो, एक मिनट, नीचे से एक आरोप लगा ना, उन्होंने कहा कि साहब ये किसान दक्षिणी हरियाणा के क्यों नहीं, यहाँ रेवाड़ी के हरियाणा के जो किसान है उनको तो इतनी कोई गुस्सा नहीं था सरकार के खिलाफ, ये पंजाब वाले किसान आम आदमी पार्टी पर उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ। आप बार बार अपनी जगह से इधर उधर आकर बात कह रहे हैं। विद्रोही जी, मैं जानती हूँ आपका नाम विद्रोही है, लेकिन बेहतर ये आप अपनी बारी का इंतजार करें। अच्छा ठीक है। आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह इनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा किसान आंदोलन के समय कि बीजेपी के नेता शेष हरियाणा में आकर बयान रखते हैं और यहाँ आते हैं और कहीं जा नहीं सकते। हाँ मैडम ऐसा है कि जो अभी बीजेपी की जो अभिनेत्री जिलाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बताया कि हरियाणा के किसान नहीं। नीचे से लोग आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने किसानों को बरगलाया। नहीं जी, एक बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी ने किसानों को किसी को नहीं बरगलाया। अगर आम आदमी पंजाब में बरगला तो ये राजस्थान बॉर्डर पर बैठे थे, ये कौन से किसान थे? जो यूपी बॉर्डर से आए थे वो कौन से किसान थे? तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है और प्रोपेगेंडा के खिलाफ कुछ नहीं फैलाती है बस। अब बेरोजगारी की बात कर लें, किसानों की बात हो गई, जनता फैसला करेगी चुनाव के अंदर किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है, हरियाणा चुनाव में किसानों का मुद्दा कितना निर्णायक रहेगा, पहले बोल दीजिए। किसानों की एक छोटी सी बात बता देता हूँ। भाई कह रहा था कि यहाँ पे दक्षिण हरियाणा में किसान खुश है। इनसे एक बार पूछो कितनी बार डीसी ऑफिस के ताला लगा, कितनी बार तहसील के ताला लगा। इनको यही नहीं पता तो ये बेवजह की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बेरोजगारी की बात पे अब हम आते हैं। इस इलाके में IMT बनी, IMT मानेसर बनाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में, IMT बालू बना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, उसके बाद बनाओ इन्होंने कोई IMT बनाई हो। रोजगार की अगर बात करते हैं तो दक्षिण हरियाणा से यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो फौजी, वहाँ तो काफी उद्योग है, आपके यहाँ तो इधर दक्षिण हरियाणा में तो बावजूद भी आप ये देखिए ना, ऐसी क्या वजह हुई कि हमारे यहाँ पर उद्योग है, उसके बावजूद भी अगर इस इलाके के लोग अगर बेरोजगार हैं तो किसकी कमी है? सरकार की कमी है ना, ये सरकार को देखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पर अहिरवाल को सैनिकों की खान कहा जाता है। अग्निपथ योजना जो थी उसका सबसे बड़ा जो भुगतान करना पड़ा है वो इस अहिरवाल के युवाओं को करना पड़ा है। लेकिन यहाँ के लोग, सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि बोला मेरे तो जो पहले जो बंसीलाल की सरकार में मेरी नहीं चली, भजनलाल की सरकार में मेरी नहीं चली, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मेरी नहीं चली, उसके बाद अब मनोहर लाल खट्टर ने मेरी नहीं मानी, अब मनोहर नायब सिंह सैनी मेरी नहीं मान रहा। जब कोई भी सीएम उनकी नहीं मान रहा तो स्वाभाविक है सांसद वो हैं, और जब उनका काम कैसे होंगे? इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ, तभी तो वो असंतुष्ट है। जब असंतुष्टों के राज्य में हम रह रहे हैं, इलाके में हम रह रहे हैं, तो काम कहाँ से होंगे? देखिए, वैसे ये जो अहिरवाल लैंड जिसको कहा जाता है, मतलब कहते हैं शूरों में शूरवीर है ना, वीर अहिर। तो ये अग्निपथ योजना जो है उसको लेकर यहाँ पर कितनी नाराजगी है, मैं जनता के पास चलती हूँ। लेकिन आपको लगता है कि ये मामला चुनाव के अंदर भारी पड़ सकता है? लोकसभा चुनाव में तो पटखनी मिल गई बीजेपी को, 10 में से 5 पर आ गई। देखिए, जहाँ तक आप 10 में से 5 की बात कर रहे हैं, तो अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो हमने विधानसभा 90 हैं, उसमें 46 में हमने जीत हासिल करी है, 42 पर 42 पर कांग्रेस गई और 4 पर आम आदमी पार्टी पर गई है, और 13 सीटें ऐसी थी जहां हम 300 वोटों में आ रहे हैं। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि पटकनी मिल गई है, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे कि पटकनी किसको मिल रही है। जहां तक यहाँ पर अभी बेरोजगारी की बात हो रही थी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि बिना पर्ची खर्ची अगर नौकरी दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। पहले ऐसा होता था कि नेताओं के चक्कर काटो तब नौकरी मिलती, आज गांव में चले जाओ, गांव में बैठा हुआ बच्चा बोलेगा कि मेरे को नौकरी मिल गई, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बेरोजगारी दर की ये बात करते हैं, CMI के आंकड़े दिखाते हैं, CMI के आंकड़े तो छोड़ो ना, आप हरियाणा में ही निकली थी ना, वो कितनी 5000 वैकेंसीज निकली थी, जिसमें कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD होल्डर्स तक ने अप्लाई कर दिया था सफाई कर्मी की पोस्ट के लिए, जिसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो 8th पास चाहिए थी। यही हुआ है ना हरियाणा में। देखिए CMI नहीं, यहाँ हरियाणा।
नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नौकरियां देने का काम है मेरी सरकार कर रही है। एप्लीकेशन को आप एक ही क्राइटेरिया नहीं मान सकते कि कितनों ने अप्लाई किया तो बेरोजगारी है, आप इसको नहीं मान सकते हैं। जहां तक अग्निपथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मिनट पहले तो वो कह रही है कि साहब अगर 5000 नौकरियों में जिसके लिए एलिजिबिलिटी 8वीं पास है, अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं तो इसको बेरोजगारी नहीं मान सकते। वंदना जी ये कह रही हैं, आप लोग कहाँ बेरोजगारी देख रहे हैं? मैडम रवाना जी, हम असत्य बोल सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी भी सत्य बोल रहा है। उन्होंने लिखित जवाब दिया है पार्लियामेंट के अंदर कि कांग्रेस के राज में 3% बेरोजगारी दर थी या 9% है। और मेरे पास मैं दिखा देता हूँ, और इनके कमल गुप्ता, तो नहीं आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित हैं? मेरा प्रमाण मौजूद है। इनके मंत्री है कमल गुप्ता, उनका वीडियो कहो तो अभी चला देता हूँ। उन्होंने कहा बिना पर्ची सिफारिश के नौकरी नहीं मिलेगी। पर्ची खर्ची तो वैसे भूपेंद्र हुड्डा वाली सरकार में पर्ची खर्ची वाला इतना मामला करवाया करता था, उस पर भी जवाब दीजिएगा। एक बेरोजगारी के ऊपर एक बहुत बड़ी बात है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, अगर पढ़े लिखे की बात करें तो बीटेक, एमटेक, नेट पास करना एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा टेस्ट होता है। वो पास करने के बाद पीएचडी करने के बाद भी अगर बच्चे बेरोजगार रहते हैं तो कमी किसकी मानी जाएगी? सरकार की मानी जाएगी या उन बच्चों की मानी जाएगी? अगर वो बच्चे भी बेरोजगार रहते इसका मतलब यहाँ पर बेरोजगारी पूरी है। एक हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में 38 पोस्ट केवल रेगुलर है, उसके बाकी बात सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर 3 कॉलेज बनाए, मैं इनकी तारीफ कर देता हूँ। इन्होंने 3 कॉलेज बनाए, एक रेवाड़ी में, एक बावल में, एक कोसली में। रेवाड़ी का कॉलेज 4 कमरों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है। बावल का कॉलेज 4 कमरों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है। कोसली का जो स्कूल है, कॉलेज है, वो 4 कमरों के जाटू साना सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कॉलेज है या मजाक है? मजाक बना रहा, कॉलेज है या मजाक? ये इनसे पूछे, ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? तो जनता बताएगी बेरोजगारी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? हाँ जी बताइए। बीजेपी सरकार में एमटेक, बीटेक वर्कर की नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगारी इन्होंने इतनी बढ़ा दी। हाँ, और इन्होंने एक तो रेस्ट हाउस बनाया है और एक बीजेपी ने अपना ऑफिस बनाया, और रेवाड़ी में कोई ईंट नहीं लगाई इन्होंने। बेरोजगारी समस्या है। हाँ जी, आपने अभी तक अपनी बात नहीं रखी है बेरोजगारी पर। मैम, आज के टाइम हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, और जब भी जनता किसी के बारे में पूछती है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के बारे में, तो बीजेपी करती है मुसलमान। तो मैडम हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन हो रहे तो आप मुख्यमंत्री के काम गिनवाइए, प्रधानमंत्री के काम अभी मत गिनवाइए आप, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री जी को हम बना चुके हैं, वोट उनको हम दे चुके हैं। नहीं, तो प्रधानमंत्री अगर आएंगे और प्रचार की कमान संभालेंगे तो फिर बीजेपी के लिए हवा का रुख बदल देंगे। मैं कहता हूँ बदल गए, इतनी झूठ बोली कि लोग हंस रहे थे। वहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे डर रहा है विपक्ष कि अगर प्रधानमंत्री आ जाएंगे यहाँ पर तो फिर विपक्ष का खेल बिगड़ जाएगा। मैडम, प्रधानमंत्री आए तो कोई भी आए, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई है कि हर तीसरा बंदा बेरोजगार है। जो एमए है, पीएचडी है, एमफिल है, वो बंदे मजदूरी कर रहे हैं, वो बंदे बेचारे चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। बोला हमने नौकरी दी है बिना खर्ची पर्ची के। ठीक है। अगर बात करें विकास की, ये बार बार कहते हैं विकास किया हमने, इनसे एक बार पूछ के देखिए। अगर हमारे रेवाड़ी में आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले धारूहेड़ा आता है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, और धारूहेड़ा में भिवाड़ी का गंदा पानी, दूषित पानी, फैक्ट्री का जो केमिकल युक्त पानी आता है। ये क्या कहते थे कि जब तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान का पानी बोला इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर बोला कांग्रेस की सरकार है, अब वहां पर भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोऑर्डिनेशन नहीं। ठीक है, लेकिन पहले बेरोजगारी को लेकर कुछ और सवाल है ना यहाँ पर लोगों के मन में। हाँ जी, आपने अभी तक अपनी बात नहीं रखी है, किस पर? मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना चाहूंगा। आज मैं मैडम की बात से सहमत हूं कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है, लेकिन कितने लोगों को नौकरी ही नहीं है। ये आगे सब बीजेपी समर्थक बैठे हुए थे, तालियां बजा रहे थे, जैसे ही आपने आगर लगाया सबने तालियां बजानी बंद कर। ये कह रहा हूँ, हाँ जी। उदाहरण देना चाहो तो मेरे पास घर के अंदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, नेट, एस्टेट सब कुछ की नौकरी नहीं है। अब मैं बिना पर्ची खर्ची एक मिनट की बात। मैम, पहले मैं मान रहा हूँ बेरोजगारी है, तो पहले जिसके पास पैसे थे कांग्रेस सरकार में वो ही लगते थे, अदरवाइज नहीं लगते थे। पर बीजेपी में ये है बिना पैसे के लग रहे हैं बच्चे। बेरोजगारी है लेकिन बिना पैसे के लग रहे हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, वो युवा है, जरा उसकी बात भी आने दीजिए। हाँ जी। लग रही है मैडम, कहाँ लग रही है? स्वीपर की पोस्ट पे लग रही है। मैंने बीएससी कर रखी, एमएससी कर रखी, बीएड कर रखी, चपरासी फार्म भरूंगा क्या हुए?
इतना पढ़ लिया। 13,000 टीचर्स अभी लगे हैं, एचटेट लगे हैं, तो अभी क्वालिफाइड है ना। तो ये चुनावी मुद्दा बनेगा, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। मैडम जिसने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो वो झाड़ू लगाने के लिए इस चीज के लिए आवेदन ही क्यों कर रहे हैं चपड़ासी के लिए? ये लोग प्राइवेट जॉब ही नहीं करना चाह रहे। ये कहते हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिली। नौकरी सिर्फ सरकारी नहीं होती, आप प्राइवेट करके तो देखो, कमा के तो देखो। जल्दी से। बहन जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे एक छोटा सा गांव है भगवानपुर, इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उस गांव में 15 से 20 बच्चे लगे हैं गवर्नमेंट जॉब में, एक आईएएस लगा है। बहन जी बिना पैसे बनेगा, रोजगार बेरोजगारी मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, ये तो देखना होगा यहाँ और कौन कौन से मुद्दे करवाएंगे। फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि रेवाड़ी में पहलवानों का मुद्दा जो है वो किसी की जबान पर नहीं आया। किसानों का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सड़क बिजली पानी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ